किसका? तो हम पढ़ रहे हैं भारत के संविधान की बात। हम सब भारतीय हैं, इसीलिए हम भारत की रूपरेखा को समझते हैं। भारत में शासन कैसे चलता है, भारत में कितने प्रकार की सरकारें हैं, भारत में न्याय व्यवस्था कैसी है, सरकार के कितने रूप हैं, कितने अंग हैं, ये हम 10th में पढ़ के आए हैं। सरकार के मोस्टली 3 अंग हमने पढ़े थे, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। हमने यहाँ संविधान के बारे में मोटा मोटा देखा था। जैसे हमने हमने पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि न्यायपालिका क्या कार्य करती है, संसद क्या कार्य करती है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विधानसभा क्या कार्य करती हैं। वहां हमने ये भी देखा था कि लोकतंत्र क्या है। ये 10th के सिलेबस में पॉलिटिकल का अपना पार्ट था। आज हम देखते हैं संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान किसे कहते हैं? नियम और कानूनों का संग्रह। नियम और कानूनों का संग्रह क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। अब सवाल यह उठता है कि नियम कानून या संविधान लिखित होने चाहिए या नहीं। तो इसको अपन देखते हैं। नियम कानून यदि लिखित होंगे या ना होंगे तो उसमें फर्क क्या होगा, ये देखते हैं। जैसे XYZ A और B ने समान सजा, समान गुनाह किया। हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि नियम कानून लिखित होने चाहिए या नहीं। हमने देख लिया संविधान किसे कहते हैं। नियम और कानूनों के संग्रह को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। अब सवाल उठता है कि संविधान या नियम कानून लिखित होने चाहिए या नहीं। दोनों केसेस देखते हैं। पहले में A समान प्रॉब्लम क्रिएट करता है, समान सजा मिलनी चाहिए। इसका कानून लिखित है, इसीलिए इसने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4, यहाँ 4 लोगों ने सजा की या गुनाह किया तो समान सजा मिलेगी, क्योंकि नियम कानून ए सिस्टम में कैसे हैं? लिखित। और इसमें सजा का जो एक्सप्लेनेशन है वो क्लियर नोटिफिकेशन के साथ है, राइटिंग में है, वो कभी बदलेगा नहीं। केवल संशोधन के माध्यम से ही बदला जा सकता है। अदरवाइज इस किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और समानता से बिना किसी अराजकता के न्याय व्यवस्था चलती रहेगी। दूसरी साइड देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं क्लास का। क्लास में किसी बच्चे ने कोई बदतमीजी कर दी, किसी प्रकार की कोई अपशब्द का इस्तेमाल कर लिया, XYZ कोई भी क्लास या समाज में कोई घटना घटी। यहाँ भी ये 4 लोग हैं। एक को 2 स्लेट मिले, 2 थप्पड़ मिले, इसको 1 मिला, इसको सिर्फ डांट ही पड़ गई और इसको क्लास से ही बाहर निकाल दिया या समाज से ही बाहर निकाल दिया। तो ये कहीं ना कहीं असमानता दर्शाई जाएगी जब कानून क्या होंगे? लिखित नहीं होंगे। तो इसीलिए कानून का लिखित होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसका फायदा क्या है कि समाज के जो सिस्टम के जो रूल और रेगुलेशन है वो सबके क्लियर होंगे, सबको समान सजा दी जा सकती है और राइटिंग में होने के कारण उसे बदला नहीं जा सकता, भेदभाव संभव नहीं है। हाँ, ओरली में भेदभाव संभव है। इट मे बी पॉसिबल एनी कंडीशन, एनी डाउट्स। और इसमें अगर अपन देखते हैं एनी कंडीशन, एनी डाउट्स में तो बेनिफिट किसे मिल जाता है? अलिखित वाले में मिल जाता है, जबकि इसमें सजा होकर ही रहेगी, राइटिंग में है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कार्य करने पर ये सजा दी जाएगी, इसका उल्लेख है। इसीलिए नियम कानून कैसे होने चाहिए? लिखित होने चाहिए। इससे फायदा क्या होता है कि कोई बदलाव नहीं कर सकता, बहुत आसानी से परिवर्तन संभव नहीं है और भेदभाव संभव नहीं है, और सबको पहले से भी पता होता है। हम हमारे कानून को पढ़ सकते हैं, इसमें क्रिमिनल जो धाराएं हैं वो पढ़ सकते हैं, जिससे पहले से पता होता है कि अगर ऐसा हम करेंगे तो हमारे लिए क्या प्रावधान है। इसके बाद देखते हैं कि संविधान या नियमावली या यूं कहें शासन या प्रशासन की आवश्यकता क्यों है, हमारा समाज इनके बिना क्यों नहीं चल सकता। तो इसका भी एक सिस्टम देखते हैं हम लोग, ये बेहद जरूरी है। जैसे मान लीजिए ये हमारा समाज है, इसमें 2 प्रकार के लोग, एक आप जैसे अच्छे लोग और इसमें कुछ बुरे लोग भी होंगे। अच्छे लोग वे हैं
जो अपना कार्य नैतिकता के साथ करते हैं, चरित्रता के साथ करते हैं और कर्तव्य निष्ठता के साथ करते हैं, ऐसे लोगों को गाइड करने की जरूरत नहीं होती, टॉर्चर करने की जरूरत नहीं होती, पनिश करने की जरूरत नहीं होती। वे अपने कार्य को निष्ठा से, ईमानदारी से पूरा करते हैं और समाज में पूरा सहयोग देते हैं समाज को चलाने में। लेकिन बुरे लोग हैं, ये अराजकता को फैलाते हैं, तानाशाही को फैलाते हैं, समस्याएं पैदा करते हैं, अपराध करते हैं और जो अच्छे लोग हैं उनको जीने में बाधा डालते हैं। तो इनके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? पुलिस की जरूरत पड़ेगी। अब पुलिस प्रशासन किस पर काम करे? पुलिस प्रशासन के लिए गाइडलाइन क्या है? गाइडलाइन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? न्यायालय की। क्योंकि पुलिस का कार्य सिर्फ उसे पकड़ना ही है, अपराधी को, उस पर इन्वेस्टिगेशन करनी है और पेश कहाँ कर देना है? न्यायालय के सामने। अब न्यायालय क्या करे, किस प्रकार से करे? तो न्यायालय पे नियंत्रण किसका होता है? प्रशासन का। या यूं कहें, न्यायालय का गठन किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा। नियमावली कहाँ से आती है? संसद के द्वारा। और संसद का संचालन कहाँ होता है? संविधान के माध्यम से। इसमें ये संविधान को संशोधन भी कर सकती है और नए नियम भी जोड़ सकती है। और हम जानते हैं संसद वगैरह को चुनता कौन है? जनता, आम जनता चुनती है। इसीलिए लोकतंत्र में सर्वोच्च कौन है? जनता ही है और जनता का ही सारा सिस्टम चलता है। जनता के द्वारा संविधान बनाया गया है, जनता के द्वारा सरकार बनाई गई है, जनता से ही न्यायालय होता है और सर्वोच्च जनता है। इसीलिए कहा जाता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? जनता के पास होती है। भारत की बात करें तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। शासन व्यवस्था है। हमने 10th में पढ़ा था कि संसद के 3 भाग हैं, राष्ट्रपति महोदय हैं, लोकसभा है और राज्यसभा है। तो संसद के माध्यम से हमारे यहाँ शासन होता है और हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो है लोकतांत्रिक। कौन सी व्यवस्था है? लोकतंत्र पर आधारित। लोकतंत्र क्या है? जनता के लिए, जनता का शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। ये परिभाषा किसने दी थी? इब्राहिम लिंकन साहब ने दी थी। और ये कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय थे। इन्होंने ये परिभाषा दी थी कि जनता के लिए जनता का शासन क्या है? लोकतंत्र कहलाता है। अब हम देखते हैं भारत के संविधान का परिचय। फिर हम देखेंगे कि संविधान में कैसे क्या क्या होता है, संविधान के मूल कार्य क्या क्या हैं और संविधान ही क्यों आवश्यक है। भारत के संविधान का परिचय देखें तो भारत के संविधान को बनाया किसने? संविधान सभा ने। इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत के संविधान के निर्माता कौन है? संविधान सभा है। संविधान सभा का पूरा इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। कितने लोग थे, कैसे चुनाव हुए, चुनाव के बाद कौन कौन सी समितियां बनी, किस किस ने क्या क्या कार्य किए और फिर अंतिम जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो उस पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए और कब से ये संविधान लागू हुआ। भारत के संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान सभा ने किया है। दूसरा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो ये थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। जो संविधान सभा देश के संविधान का निर्माण कर रही थी उसकी पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। इसकी दूसरी बैठक की अगर हम बात करें तो ये हुई 11 दिसंबर 1946 को और इसी दिन अस्थायी अध्यक्ष
अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए और ये अध्यक्ष थे, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे। अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। बहुत सारे कंपटीशन सवाल आते हैं कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे, जो दूसरी बैठक में 9 दिसंबर 1946 को ही इन्हें चुन लिया गया। बाद में 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना लिया गया दूसरी मीटिंग में। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे जिन्हें अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा। और इन्हें किस तारीख को चुन लिया गया था? 9 दिसंबर को ही चुन लिया गया था। बाद में 11 दिसंबर को जो स्थायी अध्यक्ष आए दूसरी मीटिंग में, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो भारत के राष्ट्रपति भी बने। तो संविधान के परिचय में देखें तो संविधान सभा ने भारत के संविधान का क्या किया है? निर्माण किया है। और इस संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। सेकंड बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को हुई। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में स्थायी अध्यक्ष कौन आए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आए। इन्होंने आगे की पूरी कार्रवाई देखी। इसके बाद देखते हैं इसमें कितना समय लगा। यदि हम समय की बात करें, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन इसमें लगे। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का कुल समय संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण में लगा। और जो अंतिम बैठक थी इसकी जो अंतिम बैठक थी वो हुई 26 नवंबर 1949। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 26 नवंबर 1949 को। इसकी जो मीटिंग थी वो अंतिम बैठक हुई। समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा जाता है संविधान सभा द्वारा जब भारत का संविधान बनाया गया तो उसमें कुल समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। अंतिम बैठक कब हुई? 26 नवंबर 1949 को हुई। अब यहाँ सवाल उठता है कि जब ये संविधान 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था तो 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों हुआ? ये हम जानते हैं कि भारत का संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था। लेकिन ये बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। फिर इस समय तक इंतजार क्यों किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि रावी नदी के तट पर पहला स्वतंत्रता संग्राम मनाया गया था। ये था 26 जनवरी 30 को लाहौर में। इसीलिए 26 जनवरी इसीलिए हमारे लिए ऐतिहासिक दिन था। इसमें मिड रात्रि में तिरंगा फहराया गया था रावी नदी के तट पर। इसीलिए 26 जनवरी के ऐतिहासिक महत्व के कारण हमारा संविधान 26 जनवरी को ही लागू हुआ और इस दिन हमारा देश बन गया गणतंत्र। इस दिन हमारा देश क्या बन गया? गणतंत्र बन गया। हमने यहाँ तक पढ़ा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा संविधान सभा को हमारा संविधान बनाने में। अंतिम बैठक हुई 26 नवंबर 1949 को। ये जो समय था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का लगा। 9 दिसंबर 46 से 26 नवंबर 49 तक
26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ है। जिस दिन आजाद हुआ उसे हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन हम गणतंत्र दिवस कहते हैं। रावी नदी के तट पर पहला स्वतंत्रता संग्राम का उद्घोष किया गया था 26 जनवरी को लाहौर में। इसीलिए इस ऐतिहासिक दिन को याद रखने के लिए हमने ऐसा कार्य किया। अब हम देखते हैं कौन कौन से अर्थ अंतर हैं। शब्द लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र, राजतंत्र। ये कुछ शब्द हैं जो आपको परेशान करेंगे पूरे साल भर कि इनका अर्थ क्या है। तो इनका अर्थ हम आज देखते हैं। लोकतंत्र हम परिभाषा पढ़ चुके हैं। जनता का, जनता के लिए जनता का शासन क्या कहलाता है? डेमोक्रेसी। लोकतंत्र कहलाता है। किसने कहा था? लिंकन साहब ने कहा था। लोकतंत्र, जनतंत्र और प्रजातंत्र तीनों क्या हैं? एक ही हैं, एक के ही पर्यायवाची हैं। लोकतंत्र आ जाए, जनतंत्र आ जाए और प्रजातंत्र आ जाए, तीनों का अर्थ एक ही निकलता है। यहाँ अंतर आया राजतंत्र में। ऐसा शासन जिसमें अंतिम प्रभु सत्ता या अंतिम निर्णय की शक्ति किसके पास हो? राजा विशेष के पास या व्यक्ति विशेष के पास हो। क्या कहलाता है? राजतंत्र कहलाता है। ये भी हम जानते हैं। अब सवाल उठता है गणतंत्र किसे कहते हैं? ऐसा व्यवस्था या ऐसा सिस्टम या ऐसा देश जिसमें प्रथम नागरिक, जिसका प्रथम नागरिक चुनाव के माध्यम से आए। प्रथम नागरिक का क्या हो? चुनाव हो। क्या कहलाता है? गणतंत्र कहलाता है। हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में प्रथम नागरिक आनुवांशिक होता है, जन्मजात होता है। राजा का बेटा राजा ब्रिटेन में होता है, अर्थात ब्रिटेन में राजा ही जन्म लेता है, क्योंकि राजवंश में जो भी जन्म लेगा वो राजा ही होगा। लेकिन भारत में राष्ट्रपति जन्म नहीं लेता। भारत में राष्ट्रपति नियुक्त होता है, चुना जाता है और चुनने के बाद वो बनता है। इसीलिए गणतंत्र किसे कहते हैं? जिसमें प्रथम नागरिक का क्या हो? चुनाव हो। क्या कहलाता है? गणतंत्र है। इसीलिए भारत क्या है? गणतांत्रिक देश है, गणतंत्र कहलाता है। संविधान के परिचय में देखें आगे तो हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग, 14 भाषा और 5 परिशिष्ट जो अपने किसी काम के अभी नहीं है। मूल संविधान की यदि हम बात करें, ये संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। उस दिन की बात हम कर रहे हैं। भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को। 395 मूल संविधान में अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, 22 इसमें भाग थे और 14 इसमें भाषाएं थी। यदि हम वर्तमान की बात करें तो अनुच्छेद तो उतने के उतने ही हैं। परिवर्तन किसमें हुआ? इसमें 12 अनुसूचियां हो गई हैं। इसमें 12 अनुसूचियों की हम बात अभी करते हैं। ये 22 भाषा हो गई है। 22 भाषा। अनुसूचियों की बात करें, ये अपने सिलेबस में आएगा आगे। तो इसमें 8 के बाद 9वीं अनुसूची थी भूमि सुधार, 10वीं अनुसूची थी दल बदल, ये आई 1951 में, ये आई 1985 में। 11वीं है पंचायती राज से संबंधित, ये आई 1993 में। और 12वीं है शहरी निकाय या शहरी प्रशासन, ये भी आई 93 में ही 4 में लागू हुई। तो ये 12 अनुसूचियां हमारे यहाँ हो गई। 8 अनुसूचियां हमारे सिलेबस में पहले से थी
मूल संविधान में पहले से ही थी। नवी जोड़ी भूमि सुधार के रूप में 51 में, दल बदल जोड़ा गया 85 में 10वीं के रूप में, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और 12वीं शहरी प्रशासन से संबंधित है। तो ये यहाँ तक हमारे संविधान का मोटा मोटा परिचय हो गया। हम पूरे साल संविधान से संबंधित बहुत सारे प्रावधान इसमें पढ़ेंगे, जिसमें हमारे मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, न्यायालय है, राष्ट्रपति है, किस प्रकार से हम अधिकारों की अवहेलना होने पर रिटें जारी करवा सकते हैं, न्यायालय कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, संविधान को शक्ति कहाँ से मिली, जनता सरकार किस प्रकार से सुनती है, सरकार के क्या कार्य, ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। अब भारत के संविधान की विशेषता की बात करें तो भारत का संविधान कठोर व लचीला है। भारत का संविधान कैसा है? कठोर और लचीला दोनों प्रकार का है। कैसे कठोर और लचीला कैसे है? हमारे यहाँ जो कठोरपन लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है और लचीलापन लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। भारत के संविधान के बहुत सारे प्रावधानों में 368 अनुच्छेद के तहत आसानी से परिवर्तन संभव है, यानी कि संशोधन संभव है। आसानी से क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद कौन से में? 368 के जरिए संशोधन संभव है। तो भारत का संविधान कैसा संविधान है? कठोर भी है और लचीला भी है। कठोरपन हमने कहां से लिया है? अमेरिका का संविधान बेहद कठोर संविधानों में माना जाता है। ब्रिटेन का संविधान, इंग्लैंड का संविधान, यूके का संविधान बहुत लचीले संविधानों में माना जाता है और हमने दोनों के ही गुण लिए हैं। 368 के 3 प्रकार की विधियां हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, साधारण, विशेष और अत्यधिक विशेष। इसमें भारत के संविधान के बहुत सारे प्रावधानों में बहुत आसानी से संशोधन संभव है, इसीलिए इसे लचीला संविधान कहा जाता है। भारत के संविधान में बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जिनको बदला ही नहीं जा सकता, या यूं कहे बहुत कठोर प्रावधान हैं, जैसे संसदीय शासन प्रणाली है, जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इन सिस्टम को बदलने के लिए बहुत टेढ़ा काम करना पड़ेगा। आधे भारत की विधानसभाएं आनी जरूरी हैं, इसीलिए क्या है? कठोर प्रावधान है। यूं कहें भारत के संविधान के ढांचे में बदलाव आसानी से संभव नहीं है। तो ये ढांचा क्या है? स्ट्रक्चर है। भारत के संविधान का मूल जो स्वरूप है इसे आसानी से नहीं बदला जा सकता, इसीलिए इसे कहा गया है कठोर और लचीले संविधान का मिश्रण। भारत का संविधान कैसा है? कठोर और लचीले संविधान का मिश्रित रूप है। यह सवाल आता है, स्पष्ट कीजिए, भारत का संविधान कठोर और लचीले संविधान का क्या है? मिश्रण है। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कठोर क्यों है ये भी देख लिया, लचीला क्यों है ये भी देख लिया। कठोर इसलिए बनाया गया है ताकि आसानी से इस पर अतिक्रमण संभव नहीं हो सके। कठोर प्रावधान होंगे तो इसमें बदलाव आसानी से संभव नहीं होगा। लचीला इसलिए बनाया गया है ताकि जरूरत के समय, जैसे जैसे समय परिवर्तन होगा वैसे वैसे समाज बदलेगा और समाज की आवश्यकताओं के लिए इसमें परिवर्तन होना बेहद जरूरी है।